बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 23। तो ये मैं लेक्चर ज़रा बड़ी स्पीड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने एक दिन में बैठ के दो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि मैंने अभी अगले एक हफ्ते के लिए एक महीने के लिए ऑलमोस्ट अगस्त के आखिरी 3 हफ्तों के लिए उर्दू आईटी अकेडमी को ब्रेक लग जानी है क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और बट आई वुड मेक श्योर कि ये एग्ज़ाम जो है कंप्लीट कर दूं, और बाकी जो पेंडिंग सीरीज़ हैं उनमें भी कोशिश करते हैं कितनी सीरीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर दे के चले जाएं पाकिस्तान, ताकि फिर जब हम वापस आएँ तो हम वापस मैं अपना न्यू एग्ज़ाम शुरू कर दूंगा और बाकी जो सीरीज़ है हम उसको उसी तरह रिज्यूम कर देंगे। तो अभी हम बड़ी स्पीड से कोशिश कर रहे हैं कि सारे से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करके इतने लेक्चर बफर में हो कि हम जाने से पहले ही पब्लिश कर दें। ठीक हो गया? तो आज हमारी जो डोमेन है वो हमने दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें से एक चैप्टर लिटरली 2 या 3 पेजेस पे मुश्तमिल है। ठीक है? सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ऑपरेशनल चैलेंजेस। ठीक है? सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ऑपरेशनल चैलेंजेस और टाइप ऑफ अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है? तो शुरू करते हैं। व्हाट वी नो सो फार, हमें विंडोज़ का पता चल गया, विंडोज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चल गया, हमें पता चल गया लिनक्स का, हमें पता चल गया एंड पॉइंट का, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेटवर्क लॉग्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ा कि यार नेटवर्क की जो लॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और किसी भी किस्म के इंसिडेंट रिस्पांस में हमें हेल्प करती हैं, किसी भी किस्म की आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी में हेल्प करती है कि अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कुछ हुआ है या नहीं। ठीक है? हमारे नेटवर्क में कुछ हो रहा है या नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर नहीं देख रहे, ठीक है, अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है इनसाइड योर नेटवर्क, इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर आप नहीं देख रहे और आपको हैकर नहीं मिलेगा। आजकल के जो मॉडर्न अटैक्स हैं वो ईटीपीज हैं, एडवांस एडवांस एपीटीज हैं, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट हैं। और वो हैकर ऐसा नहीं है जो आके तबाही मचा देगा, वो बैठेगा आपके नेटवर्क में, लिटरल मूवमेंट करेगा और आपको एक्सप्लॉइट करेगा, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन करेगा। आज हम किल चेन में देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है? तो आज की कुछ कुछ स्लाइडें जो सी हैं लेक्चर की, वो मैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक जाके पढ़ाऊंगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, लाइक डीएनएस, टनलिंग के सारे टूल्स के नाम। ठीक है? पोर्ट स्कैन के सारे टूल्स के नाम, वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है? वो आप लोग खुद देख सकते हैं। पर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर इज नॉट कि आप एक्सपर्ट हो, मगर आप लोगों को टूल्स का पता हो, किस किस्म के टूल्स यूज होते हैं इस तरह के काम में और इस तरह के काम पॉसिबल हैं या नहीं। ठीक है? तो ये एक स्लाइड थी जो मुझे बहुत अरसा पहले मिली और मैंने कहा यार ये संभालूंगा। जिस दिन मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई, ये एक वाहिद स्लाइड है जो साइबर ऑप्स के लिए बहुत अच्छी है। आई डोंट नो व्हाई सिस्को इज नॉट यूजिंग इट। कि ये जो है आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आर्किटेक्चर है, जो आप ये सीसीएनएस साइबर ऑप करके आइडली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का पार्ट बनेंगे, जिसमें शिफ्टें चलती होती हैं। ठीक है? मॉर्निंग इवनिंग नाइट। तो आपकी लक है आपको कौन सी मिलती है, नॉर्मली रोटेट हो रहे होते हैं लोग। तो एक्चुअली कोई ऑपरेशनल सॉक बनाने के लिए आपको विजिबिलिटी चाहिए, और ये स्लाइड इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी, कि आपके पास फुल पैकेट कैप्चर आ रहा हो। वेरी गुड। ये कैसे आएगा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मेरा इरादा था पहले उसका डेमो कराने का, मगर फिर उसके बाद मैंने नहीं कराया। इज कॉल्ड सिक्योरिटी अनियन। ठीक है? अगर मुझे सीरीज के आखिर में सिक्योरिटी अनियन, ठीक है, इसको गूगल करें, इसको इंस्टॉल कर लें अपने पास और इसे प्ले करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली इट इज फेमस स्टफ, मगर कमर्शियली ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मगर आपको बहुत विजिबिलिटी दे देगा। नेट फ्लो, हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल, मेटा डाटा, प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन लॉग, मशीन लॉग और टेलीमेट्री सिस्टम, ये सारी की सारे डाटा को आप इकट्ठा करेंगे, इस सारे के सारे डेटा को पार्स करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, यानी एडजस्ट करेंगे, और उसकी बेसिस पे थ्रेट इंटेलिजेंस फीड, कि यार ये वाले जो आईपी एड्रेसेस हैं ये सारे के सारे 2 नंबर है। ठीक है? और भी किसी तरीके से आप अपने डाटा को इनरिच कर सकते हैं। ठीक है? डीएनएस की लॉग्स को एनालाइज कर लें किसी थ्रेट इंटेलिजेंस के साथ, और उसके बाद जो सा है लॉग माइनिंग एनालिसिस, नेटवर्क पैकेट माइनिंग, बिग डाटा मॉडलिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस टूल सारे लगा के और इस चीज को एनालाइज करें। सबसे पहले आपने डाटा इकट्ठा किया, उस डाटा के अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस डाली। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या? कि जी 1.1.1.1 जो आईपी एड्रेस है बहुत डेंजरस है। ठीक है? वैसे मजे की बात बताऊं, 111 एक डीएनएस का एड्रेस है, ओपन डीएनएस का, और बहुत अच्छा उसका उसका जो रेजोल्यूशन टाइम है इज बेटर देन गूगल। ठीक है? ट्राई कीजिएगा। तो ये जो उनसे एक बहुत लाइक 5000 फुट व्यू तो नहीं, मैं इसे कहूँगा 1000 फुट व्यू पे ये आपको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर
ऑपरेशन से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आर्किटेक्चर दिखाता है आपको कि यार आपने सारा डाटा उठाया, उस डाटा को फिर इकट्ठा करके उसके अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस भी डाली, फिर आपने उसको कोरिलेट किया और फिर आप उसको एनालाइज करते हो, माइनिंग करते हो, बिग डाटा मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी करना चाहते हैं। बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं, ठीक है, जो मैसिव कंपनीज हैं, लाइक सिस्को टेलोस ये काम कर रहा है, गूगल अपने तौर पे काम कर रहा है, फेसबुक अपने तौर पे काम कर रहा है, क्राउड स्ट्राइक एक नया ब्रांड आया, वो अपने तौर पे सेंटिनल अपना ये इसी तरह के काम करे, और भी बहुत सारी कंपनीज इस तरह के काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के ना ड्यूल नेचर है। पॉजिटिव साइड है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो सी हैं या हम लोग अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं, रैंसमवेयर वाले दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न आ गया, क्योंकि दोनों साइडों पे जहां पे भी इंक्रिप्शन यूज हो रही होती है इज वेरी वेरी सिक्योर, वेरी वेरी हार्ड टू डिक्रिप्ट, ठीक है। लाइक रैंसमवेयर की स्टैंडर्ड निस्ट की या एनएसए की गाइड क्या है, भैया पे कर दो, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि यार अगर कोई चीज इनक्रिप्टेड है तो आपको पास कोई बॉस आता है, आपको कहता है यार इसे डिक्रिप्ट कर दो, आपको की नहीं है फिर नहीं होता, ठीक है, बजाय इसके कि आप दिमाग मगज खपाई करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इज अ सिक्योरिटी रिकमेंडेशन कि अगर एक यूजर जो सा है अपने पास से कोई डाटा ट्रांसफर करता है तो वो ब्राउजर से एक्सेस कर रहा है, तो उस ब्राउजर से लेके उस सर्वर तक, उस सर्वर से लेके उस डेटाबेस तक सारी की सारी इंक्रिप्शन यूज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मैन इन द मिडल अटैक या मैन इन द मिडल विद डिक्रिप्शन और प्राइवेसी कंसर्न। अच्छा, अब आजकल की जो मॉडर्न फायरवॉल्स है वो कहती हैं कि यार हम मिडल में बैठे हुए हैं, यूजर जिस भी वेबसाइट पे जाएगा अगर वो एचटीटीपीएस है तो हम उसे डिक्रिप्ट करके और उससे मैन इन द मिडल करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और यूरोप के अंदर भी है, मगर जर्मनी के अंदर प्राइवेसी लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल है। अब होता इस तरह कैसे है कि एक यूजर ये यहाँ बैठा हुआ है और ये यहाँ आपकी फायरवॉल पड़ी हुई है और उसने इस सर्वर पे जाना है, तो क्या करता है यूजर, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, आपकी फायरवॉल जो है उसके उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करती है। से फॉर एग्जांपल अगर इसने hotmail.com पे जाना है, ये हॉटमेल लिखे आप माने या ना माने, तो ये इसकी आपकी फायरवॉल जो है ना आपका लोकली साइंड एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, वो प्रेजेंट करेगी कि मैं हॉटमेल हूँ। यूजर अपने क्रेडेंशियल एंटर करेगा और उसके बाद वो हॉटमेल पे चला जाएगा, फायरवॉल उसकी बिहाफ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करेगी। थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है, मगर बहुत सारी फायरवॉल्स कहती हैं कि अब हमने इस चीज़ को इस तरह टैकल कर लिया है कि को इतनी बुरी डिग्रेडेशन नहीं होती। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंसर्न ये है कि अगर ये मेरा एक पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पीसी पे किसी ने हैकर ने आकर रूट किट इंस्टॉल कर दी, अब ये हैकर जब इससे इंक्रिप्टेड सेशन स्टैब्लिश करके यहाँ जा रहा होगा ना, उसको ये फायरवॉल डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, उसको फायरवॉल अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से डिक्रिप्ट कर देगी, मगर हैकर ने अगर अपनी इंटरनल यहाँ से कोई की यूज करके अपने लोकल रूटीन चला के उसे इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो किसी सूरत आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि आप नॉर्मली फायरवॉल पे पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसी ये बनाते हैं कि अच्छा तमाम बैंकिंग एप्लीकेशन आपने डिक्रिप्ट नहीं करनी क्योंकि वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हॉटमेल को आपने डिक्रिप्ट नहीं करना, मगर उसके अलावा हर एप्लीकेशन को आपने डिक्रिप्ट करना है। अब अगर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाला एक किसी पैकेट को देखता है कि यार ये इतना सारा डाटा यहाँ से बाहर निकला है, मैं उसे देखूं और उसे नजर आ रहा हो वो इंक्रिप्टेड है, ओहो इंक्रिप्शन तो नहीं होनी चाहिए, ये तो किसी बैंकिंग वेब सर्वर पे तो नहीं जा रहा, तो फिर वो उसको जब वर्कआउट करना शुरू करेगा फिर उसे पता चलेगा हाँ ये इंक्रिप्शन जो सी है किसी हैकर की इंक्रिप्शन है, वो उसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेट कर रहा है और वो अपनी इंक्रिप्शन की यूज करके इंक्रिप्ट कर रहा है, और वो हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट से डिक्रिप्शन नहीं होगी उससे उसकी, और इस तरह जो है हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। हमारे जब मैंने ये जुमला बोला है ना अभी पिछला, तो मेरे जहन में आया कि मैं गलत मिसलीड कर रहा हूँ। हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट से डिक्रिप्शन से मुराद ये नहीं है कि अगर आपकी कंपनी से फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी, और हमने उर्दू आईटी अकेडमी का एक डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया फायरवॉल के ऊपर, और हमने फायरवॉल को कहा कि ये सबको प्रेजेंट कर दो, उसकी वजह ये होती है कि जब भी हम अपनी फायरवॉल का डिजिटल अपनी कंपनी का डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं फायरवॉल पे, तो बाय डिफॉल्ट यूजर के पीसी उस डिजिटल सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर रहे होते हैं, और ये मोस्टली कम्युनिकेशन होती है HTTPS बेस्ड। तो अगर मैं webmail डॉट gmail.com पे जाऊंगा, तो मुझे जो डिजिटल सर्टिफिकेट मेरी फायरवॉल पकड़ाएगी उसे इंटरसेप्ट करते हुए, ये एक्चुअली फायरवॉल का काम है, तो वो मुझे जो डिजिटल सर्टिफिकेट देगी वो होगा gmail.urduitacademy.com, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और मेरी डिवाइस जो सी है उस डिजिटल सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करती होगी क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, और वो हमें हमारा पीसी समझता होगा कि ये अगर मेरी कंपनी मुझे प्रेजेंट करी तो इसका मतलब मैं गूगल तक नहीं जा रहा, मगर गूगल की बिहाफ में मेरे साथ सेशन स्टैब्लिश हो रहा है, तो वो सेशन मेरी डिवाइस से लेके फायरवॉल तक इंक्रिप्टेड होगा, फायरवॉल उसको दोबारा इंक्रिप्ट करेगी बिटवीन आवर फायरवॉल एंड गूगल, तो वो उस दौरान वो उसे डिक्रिप्ट
इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को पढ़ सकेगी क्योंकि उसी ने इनक्रिप्ट करवाया होगा अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो जब हैकर होगा तो वो ये इस किस्म का सेशन स्टैब्लिश कर रहा होगा, उसका उस वो जो पीसी है वो HTTPS की अगर सेशन स्टैब्लिश कर रहा है, वो HTTPS के अंदर एक और इंक्रिप्शन अपनी डाल देता है जिसकी लोकल की उसके अपने सर्वर पे पड़ी हुई है, तो वो डिस्पाइट ऑफ डिक्रिप्शन आपको इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ही नजर आएगी। हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करते, ठीक है। रियल एंड मैप्ड आईपी एड्रेस, लाइक हमें नेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे पास एक रियल आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, मगर मेरा मैप्ड एड्रेस जो है वो 192.168.0.1 नहीं होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। इसके बारे में आपकी बुक ने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। रियल कॉन्फ़िगरेशन इन डिवाइसेस, रियल कॉन्फ़िगरेशन इन डिवाइसेस, ये क्या था? अच्छा जी, मुझे बुक खोल के देखना पड़ा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन, रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन, रियल टाइम एनटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड ऑन द डिवाइसेस, ठीक है। कि आपकी डिवाइसेस के ऊपर जो सा है एनटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाए ताकि आपकी डिवाइसेस जो लॉग्स प्रोड्यूस करें हमें वो नजर आ रही हो और वो टाइम के साथ हो, ठीक है। मैप्ड इज नॉर्मल पब्लिक आईपी एड्रेस। अच्छा, अम, गलती हो रही है यहाँ पे, वो अगली स्लाइड है। रियल कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस जो आपके पीसी पे कॉन्फ़िगर हुआ हुआ लाइक 192.168.0.1, और मैप्ड आईपी एड्रेस वो है जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। वो अगली स्लाइड मैंने पढ़ा दी। अच्छा, आगे चलते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवेंट कोरिलेशन, हम अब तक पता पढ़ चुके हैं। बहुत सारी गलतियां आज की स्लाइड में मेरे। होस्ट टेलीमेट्री, होस्ट टेलीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, आप ये लाजमी नहीं है आप कल को ऑफिस जाए और ऑफिस में कहें जी हमारे पास 200 पीसीस लगे, मुझे 200 पीसीस के इवेंट लॉग्स चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लाजमी नहीं है, आपने क्रिटिकल डिवाइसेस को करना, लाइक डोमेन कंट्रोलर के लॉग्स आपके पास होने चाहिए, फायरवॉल्स के लॉग होने चाहिए, वायरलेस एपी के लॉग होने चाहिए, ठीक है। तो होस्ट टेलीमेट्री एंड एनटीपी इज अ की, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है वो सबसे ज्यादा की कंपोनेंट है कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल से आप कोरिलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। याद है अगर आप पहली वाली डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोरिलेशन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस टूल। ये जो एप्लीकेशन एनालिसिस टूल है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के 1 घंटे में कितनी हुई है, अब 1 घंटा अगर आपका आगे पीछे हो रहा है तो वो फिर काम खराब कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डीएनएस टनलिंग, टनलिंग एंड एक्सफिल्ट्रेशन। अच्छा, डीएनएस टनलिंग है क्या चीज और ये बनाई क्यों गई? हमारी जो डीएनएस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बहुत ज्यादा डीएनएस की रिक्वेस्ट आपकी कंपनी से बाहर जा रही होती है, ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही होती कि किस किस्म की ट्रैफिक जा रही है। हमें पता है डीएनएस जो सा है वो पोर्ट 53 यूज करता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे या होटल्स के अंदर या रिजॉर्ट्स के अंदर लोग जो से हैं जब वहां गए होते हैं तो उन्होंने इंटरनेट यूज करना होता है, उसके लिए उन्हें ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम ऑथेंटिकेट करें, हम जो सा कोई ऐसा बाईपास प्रोसेस बनाएं, कोई ऐसा बाईपास प्रोसेस बनाएं कि हम उधर से निकल के थ्रू द डीएनएस निकल के, क्योंकि डीएनएस उन्होंने फिल्टर नहीं किया होता आपकी एचटीटीपीएस की ट्रैफिक फिल्टर करते हैं, क्योंकि आप ऑथेंटिकेट नहीं हुए होते नॉर्मली। अगर आप किसी रिजॉर्ट होटल में जाए तो जिस तरह ही आप अपना ब्राउजर खोलेंगे तो वो आपको कहेगा ऑथेंटिकेट करो। अगर आपने ब्राउजर ही नहीं खोला, आपने जाके जो है डीएनएस से टनल स्टैब्लिश कर ली यानी डीएनएस की ट्रैफिक से, तो आप के जो वो सिस्टम्स थे वो आपकी मेलिशियस एक्टिविटी या आप बाईपास जिस तरह करते थे वो नहीं डिटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये लाइक हियोका एक बहुत फेमस टूल है और ये बाकी टूल्स की भी डिटेल्स है। ये हियोका टूल जो से आप अपने घर के एक पीसी पे लगा लें, एक अपने लैपटॉप में लगा लें, कहीं पे चले जाएं, घर के पीसी अपनी जो ट्रैफिक है थ्रू द डीएनएस आएगी। अब थ्रू द डीएनएस ट्रैफिक कैसे जाती है उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा कि से फॉर एग्जांपल urduitacademy.com मेरी डोमेन है, ठीक है। मैंने आपके पीसी के ऊपर, अभी मैं मिलिशियस एक्टिविटी की बात करूं क्योंकि डायग्राम मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। तो मैंने आपका जो एक पीसी है उसको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरी डोमेन है, मैं, ठीक है, इस कॉल्ड urduitacademy.com। मेरा डीएनएस सर्वर इज ऑन अथॉरिटेटिव सर्वर है कि जो urduitacademy.com पे जाएगा, लेके जाएगा आपको, क्योंकि मेरा डीएनएस सर्वर है और मेरी डोमेन है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी मशीन के ऊपर एक छोटी सी एग्जीक्यूटेबल या आपकी कोई अपनी बैकडोर टाइप की चीज इंस्टॉल कर दी और उस एग्जीक्यूटेबल को कहा कि ये जो डेस्कटॉप पे एक सीक्रेट्स की फाइल है ना, इसको उठा ले, ठीक है। उसने वो टेक्स्ट फाइल उठाई,
टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स थे, पहली लाइन थी से फॉर एग्जांपल पासवर्ड फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन और आगे पासवर्ड लिखा हुआ था। मैंने वो पहली लाइन को पकड़ा, उसका बेस 64 डिकोड किया, बेस 64 डिकोड करके उसको डिकोडिंग के बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बेस 64 डिकोडिंग एनकोडिंग कर सकते हैं, बाइनरी 8 बिट एनकोडिंग कर सकते हैं, नेट बायोस एनकोडिंग कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल एनकोडिंग कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वो लाइन कुछ इस तरह की बनी, वो लाइन जो सी है वो कुछ इस तरह की बन गई, ठीक है, ठीक है। और उसके आगे डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट जो सी अपेरेंटली मेरा सिस्टम क्या समझ रहा है, जो सिक्योरिटी सिस्टम वो समझ रहा है ये काशिफ ना किसी वियर्ड सी जो सा है यूआरएल पे जा रहा है, मगर उर्दू आई टी अकेडमी का सर्वर है, उर्दू आई टी अकेडमी का सर्वर मेलिशियस नहीं है। तो रिक्वेस्ट जो सी है मेरे डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, मेरा डीएनएस सर्वर कहेगा मुझे नहीं पता, ये डोमेन किधर पड़ी हुई है, दूसरे डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, रिजॉल्व होती हुई रिकर्सिव इटरेटिव जो भी रिकर्सिव क्यूरीज के जरिए वो उर्दू आईटी के अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। जिससे मेरे पास वो क्यूरी आएगी, मैं इतने पोर्शन ऑफ डाटा को उठाऊंगा और बेस 64 से वापस नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। ये मेरे डाटा एक्सफिल्ट्रेशन होगी, यानी मैंने उधर से फाइल से उठाया डाटा और वो डाटा जो सा है डीएनएस क्यूरी के अंदर डाल के भेज दिया बाहर, वो डीएनएस क्यूरी घूमती फिराती मेरे पास पहुंच गई और मेरे पास वो इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, क्योंकि वो मेरी डोमेन है, मेरे पास ही आनी थी। सही हो गया। इस तरह जो से हैकर इस तरह के सिस्टम को, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इस अब ये बहुत ज्यादा यूज हुआ, इसलिए जो सा है पहले पहले इसको प्रॉक्सी बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सा है इसको लोगों ने मेलवेयर को से एक्सफिल्ट्रेशन के लिए काम करना शुरू कर दी, कि हैकर जब अपने नेटवर्क से डाटा उठा के बाहर लेके जा रहा होता है तो ये काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब इसको पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे इस तरह कि ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है यहाँ पे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके लेके जा रहे हो, तो आपकी डीएनएस की रिक्वेस्ट जो सी है बहुत बड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे यार ये यूजर जो है ना, ये उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम पे अगर मैंने 1 MB की फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, तो 1 MB की फाइल भेजने में कितनी देर लगेगी? डीएनएस का पैकेट कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है। तो आप पूरे 1 MB की फाइल एक ही दफा नहीं भेज सकते, तो अगर आप 1 MB की फाइल को 1000 दफा भेजोगे तो मेरे ख्याल में लाइक 1 किलोबाइट जो सा है पर डीएनएस क्यूरी, तो मेरी जो फायरवॉल लॉग्स या मैं देख रहा हूँ तो मुझे नजर आएगा यार ये डीएनएस, इस उर्दू आईटी एकेडमी की डीएनएस रिक्वेस्ट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर दफा जो सा है मैं एक नई डोमेन नेम, एक सब डोमेन को रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सारी रिक्वेस्ट मेरे डीएनएस सर्वर के पास ही आएंगी। तो इस तरह आप इन चीजों को पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, ठीक है, साइंस ने भी आर्टिकल लिखा। अब तो जो एडवांस यूटीएम बेस्ड फायरवॉल्स हैं उनके पास एल्गोरिथम्स वगैरह हैं जिससे वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक दो स्लाइडें रखी हुई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये स्प्लंक की डैशबोर्ड है, स्प्लंक की क्यूरी है, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी के अंदर ये पहली दफा डैशबोर्ड लिखा था और आई वाज वेरी एक्साइटेड। और हमने हमने फिर जो सा है ये हियोका हियोका मैंने अपने एक हैकर को कहा, मेरे पास एक हैकिंग टीम है, तो उसको मैंने उसके जिम्मे लगाया कि यार मेरे से डाटा एक्सफिल्ट्रेशन कर रही है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल रखी, उसको रूट एक्सेस दे दी फुल टाइम, उसने वहां पे हियोका का क्लाइंट एंड रन किया, हियोका का सर्वर एंड अपने मशीन पे रन किया, हमने एक डोमेन रजिस्टर की और उसने वो फाइल ट्रांसफर की। मगर जब जब उसने बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश की तो हमारे पास ये यूं की स्पाइक आ जाती है, ठीक है। और जब ये स्पाइक आई तो इससे हमें पता चल जाता है यार ये इस टाइम जो सी है डीएनएस रिक्वेस्ट जो सी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेरी, ठीक है ना। मगर आपके पास डीएनएस की तमाम लॉग्स आनी चाहिए और आपको उसे एक्सफिल्टर कह रहा हूँ, उसको सैनिटाइज भी करना आपके उसकी आउटपुट को, और उसके लिहाज से फिर आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये इतनी सारी डीएनएस रिक्वेस्ट क्यों जा रही है, ठीक है। इसी तरह हैकर्स ने अब बहुत सारी और डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर दी हैं, करनी शुरू कर दी हैं, विच इज लाइक वन ऑफ द कॉमन वन इज डीजीए, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम। कि आपका जो मेलवेयर जो सिस्टम पे पड़ा होता है, ठीक है, उसको पता है कि जी आज से फॉर एग्जांपल 30 अगस्त है, ठीक है, 30 अगस्त को 4 बजे मैंने एक रैंडम डोमेन नेम सब डोमेन यूज करनी है, ठीक है। और रैंडम डोमेन नेम सब डोमेन क्या होगी जी, से फॉर एग्जांपल 30811962011.ax august डॉट uita.com, ठीक है। और इसी दौरान मैंने भी एक वेब सर्वर रजिस्टर किया, वेब उर्दू uita.com से पहले यही एग्जैक्ट डोमेन नेम जो सा है रजिस्टर किया होगा। मेरा पीसी वेकअप होगा, अपनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अपडेट भेजेगा और उसके बाद शट डाउन हो जाएगा,
ठीक है। फिर अब अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे वो स्लीपर्स नहीं होते, तो वो दोबारा ऑन होगा। और वो जी से फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को दोबारा ऑन हुआ, 30911962011.axsep.uita। ठीक है। तो ये जो काम है, ये एक एल्गोरिदम कर रहा होता है, विच इज कॉल्ड डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम। ये इस चीज को अवॉइड करने में मदद देता है कि देखो, अगर आज दुनिया में मैंने अपने तमाम मेलवेयर्स को कहा कि आज मेरे सर्वर पे डाटा भेजो, फिर अगले दिन भेजो या अगले हफ्ते भेजो, मगर डोमेन नेम सिमिलर रहा या यूआरएल सिमिलर रहा, तो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज बड़ी स्पीड से पकड़ के मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल देंगी। मगर मैं चाहता हूं कि डोमेन नेम मेरा ब्लैकलिस्ट ना हो, तो इसके लिए मैं फिर बहुत सारी डोमेन नेम्स यूज करता हूँ, और ऐसे रैंडम डोमेन नेम्स यूज कर रहा होता हूँ जो कि हैकर्स के लिए, सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए पकड़ना मुश्किल हो। ठीक है, इसीलिए डीजीएज यूज होते हैं। आप कभी भी डीजीए का नाम सुनेंगे तो इसका ये मकसद है। मेरे ख्याल में ये मैं बहुत डेप्थ में चला गया, लाइक टीयर 2 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की बातें। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, देखें, ये जो डीएनएस क्यूरी ये जो बनी हुई है, ये देखें यहाँ पे डीएनएस क्यूरी कैसी आ रही है कि मैंने ये यहाँ से डाटा निकाल निकाल के भेज रहा हूँ। ये सारा डाटा जा रहा है t1.security.local, 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 ये सारा जो सा है मेरे ख्याल में बेस 64 है। ये समझ आ गई? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड टोर। ठीक है, टोर जो सा है वो एब्रीवेशन है द अनियन राउटर, TOR, द अनियन राउटर। और इसका मकसद ये है कि ये जो सा है आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, एनोनिमस कर देता है आपको, कि आप अपने आईएसपी से निकले, ठीक है, और टोर की एक साइट पे चले गए। ठीक है, ये एक टोर के नेटवर्क है, उसके अंदर मेरे ख्याल में 1000 या 1200 के नजदीक एग्जिट नोड है। ये आपकी एग्जिट नोड है, और आप टोर से जो सा एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, urduitacademy.com। ठीक है, तो आपने एक ब्राउजर लिया, आपके पास ब्राउजर होना चाहिए जो टोर से हुकअप होता है। वो अपने जो कोई भी रैंडम टोर नोड पे जाएगा, वहां से जंप करके दूसरी नोड पे जाएगा, दूसरी नोड से तीसरी नोड, तीसरी नोड से चौथी नोड, और फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। सिर्फ इस नोड को पता होगा ये कहां से आया है, मगर उसके बाद ये अपनी ये वाली इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगा और यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, इसको पता होगा यहाँ से आया है। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ से पे भेजेगा और ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगा, इसको पता होगा यहाँ से आया है। और फिर यहाँ से निकल के वेब सर्वर पे जाएगा। अब वेब सर्वर को पता होगा कि आप टोर नोड से आ रहे हो, मगर उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट टोर की जो एंट्रेंस नोड है उसे पता होगा कि आपको इस पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसके अलावा उसके पास कोई तरीकेकार नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज हाउ टोर जोन सा काम करता है। ठीक है, और टोर की जो एग्जिट नोड है ना, उसे बहुत सारी कंपनीज मॉनिटर करती हैं। मैं अपनी कंपनी के अंदर टोर की तमाम एग्जिट नोड्स को मॉनिटर करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि 1400 के करीब इस टाइम टोर की एग्जिट नोड्स हैं। ठीक है, अगर टोर को अब यूज किस तरह करना है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो टोर का एक ब्राउजर होता है, हम ये ब्राउजर खोल लेते हैं। अगर ये खुल गया, ठीक है, ये आपका ब्राउजर है, टोर का लेटेस्ट ब्राउजर है। और अगर इधर से आपने उर्दू आईटी अकेडमी पे जाना है, तो ये आप उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे चले गए, मगर अगर आप इस आइकन को क्लिक करेंगे, देखें ये मुझे लेके जा रहा है जर्मनी, जर्मनी से फिर दोबारा जर्मनी, फिर फ्रांस और फिर इंटरनेट। तो जो उर्दू आईटी अकेडमी का वेब सर्वर बैठा होगा, वो उसे पता होगा कि हम जो उनसे हैं इंटरनेट से फ्रांस से आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे google.com खोलूँ, ये ब्राउज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, मगर टोर के नेटवर्क के ऊपर जो से आप रियल लाइफ स्ट्रीमिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज़ है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल में बता नहीं रहा इस टाइम, वरना नॉर्मली गूगल का जो सा है वो .us या वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट से आया हुआ है, इस वजह से दिखा रहा है। ठीक है, और न्यू आइडेंटिटी आपको चाहिए, आप ओके करें, रिस्टार्ट योर आइडेंटिटी, आपको रिस्टार्ट योर आइडेंटिटी दे देगा। अगर यहाँ पे आप हेल्प और फॉरम्स में जाएं, तो ये देख रहे हैं हमारा जो उर्दू आईटी अकेडमी का फॉरम है वो टोर से एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि टोर से बहुत सारे बॉट्स आ रहे थे और वो स्पैम करते थे, अपनी मार्केटिंग करते थे, वो अजीब गरीब से कंटेंट्स की। तो इस वजह से आप टोर नेटवर्क से उर्दू आईटी अकेडमी का फॉरम को एक्सेस नहीं कर सकते, आप उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये तो मैंने दे दिया आपको टोर का आइडिया, ठीक है, एनेबल HTTPS एवरीवेयर और स्टेबल रूल्स, ठीक है। तो ये टोर हो गया, ये टोर का जस्ट आपको व्यू देने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर अब हमारा जो सा है मेरे ख्याल में चैप्टर 12 खत्म होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क और सर्वर बेस्ड नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो सा है उसके सिक्योरिटी के लिहाज से उसके थोड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि मेलवेयर जो से हैं कभी कभी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नहीं कहना चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज और उस तरह के कंसर्न्स होते हैं। इससे ज़्यादा आपकी बुक डिस्कस नहीं करी, क्योंकि ये अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करूँ तो थोड़ी सी बहस आ जाएगी और थोड़ा सा कंसर्न आना शुरू हो जाएगा। जैसा स्काइप हमारी पीयर टू पीयर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी कर रही होती है, ठीक है। मगर ये पी टू पी कनेक्टिविटी यूज़ होती है, लाइक हर डिवाइस एज अ सर्वर और क्लाइंट काम कर रही होती है, ठीक है। सर्वर बेस्ड नेटवर्क में एक मशीन एज अ सर्वर, बाकी मशीन उसकी क्लाइंट होती हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे जो सा है चैप्टर नंबर 13 शुरू हो गया। चैप्टर नंबर 30 इज अबाउट टाइप ऑफ अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटी। किस किस्म के अटैक्स हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इस बुक के अंदर ना उसने बता दिया रिकॉनेसेंस एक अटैक है, और उसके लिए इतनी सारी एप्लीकेशन यूज होती हैं। बेसिक पोर्ट स्कैन है, टीसीपी स्कैन है, यूडीपी स्कैन है, ठीक है। और टीसीपी स्कैन क्या कि आप टीसीपी के अंदर हैंडशेकिंग होती है, टीसीपी भेजते हैं, सिंक का रिप्लाई आता है तो आपको पता चल जाता है ओपन पोर्ट है। इसी तरह टीसीपी एक है। टीसीपी एक का क्या मतलब है कि मैंने टीसीपी भेजा और बता रहा हूँ कि मैंने एक है, तो इसका मतलब किसी ने अंदर से कनेक्शन खोलने की कोशिश की थी या कुछ और था, तो आपको पता चल जाता है पोर्ट जो सी है वो फायरवॉल तो नहीं है। इसी तरह यूडीपी जो सा है वो आईसीएमपी के रिस्पॉन्स पे रिलाई करता है, क्योंकि यूडीपी 3 वे हैंडशेकिंग नहीं करता। तो हमें यूडीपी बेस्ड अटैक अटैक जो से अगर करते हैं या स्कैन करते हैं तो हम बेस कर रहे होते हैं कि आईसीएमपी का रिप्लाई आएगा या नहीं। स्ट्रोब स्कैन एक टर्म यूज होती है, आपकी बुक ने यूज किया है, मैंने भी नहीं आज तक सुनी थी। स्ट्रोब स्कैन ये होता है कि आपको पता है आप जो है पोर्ट 43 या 53 को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या 79 जो फिंगर यूटिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप अपने स्कैनर को कहते हैं सिर्फ 79 पोर्ट स्कैन करो पूरी दुनिया के लिए, तो वो स्कैन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और स्टेल्थ स्कैन ये है कि आप बहुत आहिस्ता, बहुत स्लोली डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से स्कैन करने की कोशिश करते हैं और रिमेन अनडिटेक्टेड रहते हैं। दिस इज लाइक डिजाइन टू गो अनडिटेक्टेड बाय द नेटवर्क ऑडिटिंग टूल्स, ठीक है। तो इसके लिए लाइक nmap एक बहुत फेमस टूल है। अगर मैं ये काली के अंदर जाऊं तो ये मैंने nmap का स्कैन पहले चला दिया था ताकि मुझे कोई मसला ना हो। तो ये nmap माइनस हाइफन एस पी के मैंने स्कैन करने को कहा, पिंग बेस स्कैन करेगा, और ये मुझे उसने आउटपुट ला के दे दी कि जो सा है मुझे 4 डिवाइसेस मिली हैं, उनकी ये लेटेंसीज हैं, उनके ये मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है। इसी तरह जो सा है ये nmap स्कैन किया है, ये ओपन पोर्ट ला के दी, इसने मुझे कहा कि इस डिवाइस के ऊपर HTTPS और ये कुछ पोर्ट हैं। इसी तरह इस डिवाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स खुली हुई हैं, इस डिवाइस के ऊपर थोड़ी सी पोर्ट खुली हुई है, HTTP प्रॉक्सी भी लगी हुई है, जेट डायरेक्ट। मेरे ख्याल में ये प्रिंटर है मेरा 9100 खुला हुआ, ठीक है। तो पोर्ट स्कैन से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपको प्रिंटर का पता चल गया। अब आपका मकसद है कि आपने फाइंड आउट करना है ये कौन सा मैक एड्रेस है, हॉलट पैकेट का प्रिंटर लग रहा है ये अपेरेंटली, ठीक है। अब आप इसको कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है। ये एज्योर वेयर कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट डीएस सर्विसेज चल रही हैं, तो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एनमैप और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन है, यानी एनमैप में एक्सपर्टी हासिल करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मगर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। डबल हाइफन हेल्प है मेरे ख्याल में, ठीक है। और ये देखें आपके पास तमाम किस्म के स्विचेस पड़े हुए हैं कि आपने कौन सा स्विच किस टाइम पे यूज़ करना है। लिस्ट स्कैन, एसएन, पिंग स्कैन करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में एसएन मैंने किया हुआ था। और इसी तरह एक और, ये कितने सेकंड्स के लिए टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस आपको किस किस्म की चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए या नहीं, आपने एमटीयू साइज चेंज करना है, यानी आपने आईपी स्पूफ करके अटैक करना है, तो आप अपना आईपी सोर्स आईपी एड्रेस स्पूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे किस्म के काम जो है ना एनमैप करके देता है। एनमैप इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ एनमैप पे तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू के यूज़ एनमैप, ठीक है, इन योर टेस्ट लैब, ठीक है। मैं दुनिया के पीसीस को एनमैप करने की सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है। प्लीज डोंट डू इट। अगर आप बस्टेड होगे तो फिर मेरे पे इल्जाम नहीं लगाइएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग जो सा है बहुत कॉमन चीज़ होगी आजकल जो सा है, नेटवर्क के अंदर जो बड़े अटैक्स जो से होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग है, स्टक्स नेट से लेके,
ठीक है, जिसने इजरायली एजेंसीज या डिफरेंट बड़ी एजेंसीज ने मिलके ईरानियन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक किया यूएसबी के जरिए, और लाइक एयर गैप नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश की। एयर गैप नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक पहुंचने के लिए आपको फिजिकली वहां होना लाजमी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर गैप नेटवर्क। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहला जो अटैक वेक्टर होता है या उस नेटवर्क में घुसने का जो तरीकेकार है, इज सोशल इंजीनियरिंग। आपको ईमेल आई, आपने क्लिक किया, कंप्रोमाइज हो गए, ठीक है। और फिशिंग ईमेल अटैक्स आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। लाइक कि आपके सामने एक जो नेटफ्लिक्स के बारे में दिखाया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आई, आपको कहा जी आपको पैसे चार्ज कर दिया, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपको इनवॉइस मिल गई। लाइक किसी भी कंपनी के एचआर के बंदे को आप माई सी वी डॉट पी डी एफ देंगे, क्या आपके ख्याल में वो डिलीट करेगा? इनवॉइस डॉट पी डी एफ फाइनेंस वाले को भेजेंगे, आपके ख्याल में वो डिलीट कर देगा? नहीं, वो हरगिज डिलीट नहीं करेगा, उसे डबल क्लिक करेगा। लिहाजा उन तब सबके पीडीएफ और विंडोज अपडेटेड होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये जो सा है यूजर को, इसके लिए आपको यूजर ट्रेनिंग इज अ की कंपोनेंट, कि अगर आपका यूजर ट्रेंड है तो वो क्लिक नहीं करेंगे। और इसके लिए बहुत सारी कंपनी सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करती हैं, फिशिंग कैंपेन्स रन करती है। लाइक मैं अपनी कंपनी के अंदर साल में मिनिमम एक फिशिंग कैंपेन जरूर रन करता हूँ, जिसके अंदर कम से कम 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग अटैक्स होते हैं। लाइक ओ आपके इस बंदे ने ईमेल भेजने की कोशिश की, ये ईमेल अनडिलीवर्ड होगी, इस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करें। मैंने ये आपको फाइल भेजी, पीडीएफ की फाइल है, या ये लिंक खोलने की कोशिश की। नॉर्मली हम मेलवेयर डिलीवर नहीं करते, मगर डिफरेंट किस्म के फिशिंग अटैक करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए, उसके बाद रिपोर्ट निकालते हैं, उसके बाद यूजर को नोटिफाई करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो सा एक ये क्या मैंने दिखाया हुआ है, फार्मिंग अटैक। फार्मिंग अटैक क्या है कि जो यूजर है वो जाना चाह रहा है google.com पे, और आप उसे घुमा फिरा के abc.google.com पे भेज देते हैं, और उसमें 4 जीरो ओ लगे हुए हैं, ठीक है। वो एक डॉजी वेबसाइट पे चला गया, डिस्पाइट ऑफ माई बैंक वेबसाइट वो किसी और बैंक वेबसाइट पे चला जाता है। उसके लिए आप डीएनएस पॉइजनिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके कार हैं, ठीक है। और इसके इसी तरह मेलवर्टाइजिंग है कि एडवर्टाइज कर रहे हैं मगर मलिशियस चीजें, लाइक ओ आपका पीसी जो सा एक बहुत बड़ी स्कैम चली थी। मैं पिछले दिनों एक बुक पढ़ रहा था विच वाज कॉल्ड स्पैम नेशन। स्पैम नेशन, ठीक है, ये कर्ब ने लिखी हुई है। कर्बन सिक्योरिटी एक वेब ब्लॉग है इस बंदे का, ये अमेरिकन सिक्योरिटी रिसर्चर है, और इसने जो सा है बहुत बड़े जो से हैं रशियन स्कैमर्स और फिशिंग कंपनीज और स्पैमर्स, उनको पकड़ा था। वो बिलियंस ऑफ ईमेल्स पर डे उनके वो भेजते थे। ये जो तमाम मेडिकल वियाग्रा शियाग्रा की ईमेलें आती हैं, ये उन्हीं के पास से आती थी। तो एनीवे तो ये आपको उन्होंने एक स्कैम ये चलाया था कि आपका पीसी जो है वो कंप्रोमाइज हो गया, और आप ये एंटीवायरस इंस्टॉल करें। आप वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते थे, तब आपका असल पीसी कंप्रोमाइज होता था, फिर पैसे दिए बगैर गुजारा नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, अटैक किल चेन, लॉकहेड मार्टिन एक कंपनी है, आपको पता है F-16 F-35 बनाती है। उसी तरह वो लोग सिक्योरिटी के अंदर भी काम करते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि दुनिया की टॉप सिक्योरिटी कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर्स है उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी, तो इसलिए उनका साइबर विंग है एक पूरे का पूरा। और उन्होंने जो सा एक किल चेन निकाला, ठीक है, अटैक किल चेन। इस किल चेन से अंदाजा होता है कि आपका हैकर जो इसने आपको कंपनी को कंप्रोमाइज करना है उसने किस तरह करना है। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉनेसेंस, ठीक है। ईमेल एड्रेसेस फाइंड आउट करेगा, ईमेल एड्रेसेस के अगेंस्ट लिंक्डइन के प्रोफाइल देखेगा, फेसबुक प्रोफाइल देखेगा, कंपनी की फुल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन निकालेगा, कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है, कौन सीनियर है, कौन एचआर मैनेजर है, कौन एचआर डायरेक्टर है, सारी ईमेलें निकालेगा, ठीक है। और भी जिस तरह भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, फिजिकली रिकॉनेसेंस भी हो सकती है। फिर वेपनाइजिंग करेगा। अब वेपनाइज करेगा कि यार इस कंपनी में कुछ किस्म का एंटीवायरस लगा हुआ, सारी रिसर्च कर लिया उसने। अब उसने एक एक्सप्लॉइट बनाया, उसके अंदर बैकडोर डाला, ठीक है, और एक पीडीएफ फाइल बना दी, ठीक है, और उसके बाद उसे ठक डिलीवर कर दिए, आपको ईमेल में आ गई। आपके कार पार्क के अंदर यूएसबी पड़ी हुई थी। आपका यूजर को कोई जो कॉमन वेबसाइट्स पे आपका यूजर जाता था, किस तरह वो वर्कआउट करेगा डिपेंड्स, ठीक है। वो तमाम चीजों को मिला के आपने उसको कन्विंस करके यूजर के ईमेल बॉक्स में पहुंचा दिया। यूजर ने क्लिक क्लिक कर दिया, उसने क्लिक किया। अगर उसका पीसी पैच था, आप कोई और तरीके कार इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका पीसी पैच नहीं था तो एक्सप्लॉइटेशन होगी। जिस तरह ही आपकी एक्सप्लॉइटेशन होगी, उसका पीसी आपने यानी एक्सेस कर लिया, और कोड जो से आपका एग्जीक्यूट हो गया विक्टिम के पीसी पे। अब आपने परसिस्टेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। अब इंस्टॉल मेलवेयर करेंगे, क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करेंगे, पास द हैश का अटैक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का पीटीएच उसे कहते हैं। और उसके बाद एक आधा अकाउंट भी बना लेंगे, परसिस्टेंस मेंटेन करेंगे। यहाँ पे ना परसिस्टेंस होना चाहिए था इंस्टॉलेशन के बाद, ना मेंटेन परसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपका पीसी जो सा है वो आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बताएगा कि भैया मैं पहुंच गया हूँ,
और डिलीवर हो गया हूँ और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं 40 दिनों के बाद उठूंगा। ठीक है, अब 40 दिनों के बाद वो उठ के कमांड लेगा, अपने आप को अपडेट करेगा, जो भी करेगा, फिर सो जाएगा, डिपेंडिंग आप उसने उससे क्या काम करना है। एक्शन ऑन और ऑब्जेक्टिव्स, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, की लॉग्स उसने एक्सेस करने हैं, या सिर्फ उसने सो जाना है, क्योंकि अभी मैं उस कंपनी के अंदर सिर्फ अंडे बच्चे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सा अटैक किल चेन है, ये यानी रिकॉनेसेंस, वेपनाइजिंग, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, जिसे C2 कहते हैं, एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वहां से डाटा निकालने के बाद एक्सफिल्ट्रेशन जो सा स्टेज है, ठीक है, ये एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आता है, कि आपने जब एक्सफिल्ट्रेट करना, आपने एक्सफिल्ट्रेट करने के बाद उसको डिलीट किया, निकल गया उसके नेटवर्क से बाहर, बस उसके अंदर एक डोमेन एडमिन अकाउंट बना के चले गए। सर्विसेज printer.srv डिलीट करोगे आप अपने डोमेन कंट्रोलर से, अगर आपको आज अपने डोमेन कंट्रोलर में अकाउंट मिले printer.srv और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर हो, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर हो, आप कभी भी नहीं ऐसा डिलीट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या है। अच्छा, अब उन्होंने ना, इन्होंने लॉकहीड मार्टिन ने जो सा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया अबाउट सम अटैक्स, उसके अंदर इन्होंने ये किल चेन में बताई। उसी के दौरान उन्होंने ना कुछ अटैक वेक्टर्स और एक्शन मैट्रिक्स के बारे में बात की। ठीक है, रिकॉनेसेंस अटैक को डिटेक्ट करने के लिए वेब एनालिटिक्स आपके यूज कर सकते हो, डिनाई करने के लिए फायरवॉल यूज करते हो, डिसरप्ट करने के लिए उसे स्टॉप करना, डिग्रेड उसको, उसका नुकसान कम करने के लिए, डिसीव उसे धोखा देने के लिए, और डिस्ट्रॉय उसे तबाह करने के लिए। ठीक है, वेपनाइजिंग, अगर कोई वेपनाइज कर रहा है, नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, नेटवर्क बेस्ड आईपीएस आपको बता देगी कि यार ये पीडीएफ फाइल आई है, ये डॉजी काम करने लगी है। ठीक है, डिलीवरी, विजिलेंट यूजर, आपका यूजर ईमेल पे क्लिक नहीं करता, प्रॉक्सी फिल्टर, इनलाइन एवी, क्यूइंग, क्यूइंग का मतलब कि अगर आपके पास ईमेल आई, वो क्वारंटीन में चलेगी, जब तक आपका कोई सिक्योरिटी का बंदा उसे एनालाइज करके कंफर्म नहीं करता, वो वहां से नहीं निकलेगी। ठीक है, इसी तरह एक्सप्लॉइटेशन, हिट्स, पैचिंग एंड डीईपी। ठीक है, डीईपी एक प्रोसेस होता है, हम उसकी वो नहीं जा रहे। ठीक है, इंस्टॉलेशन, हिट्स, सी एच रूट जेल, लाइक सी एच रूट। अच्छा, मजे की बात ये, आप इसको गूगल कीजिएगा। ठीक है, ये एक यूनिक्स के अंदर फंक्शन भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास एवी है, फिर कमांड एंड कंट्रोल के अंदर नेट्स है, फायरवॉल एसीएल है, निप्स है, ये टारपिट मुझे नहीं पता क्या है, डीएनएस रीडायरेक्ट है। ठीक है, और फिर यानी ये उसकी कमांड एंड कंट्रोल है, उसे डीएनएस रीडायरेक्ट कर दिया। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, डीएनएस सिंक होलिंग, हम एक एक कंपनी की प्रोडक्ट है, उसके अंदर हम उसे बोलते हैं कि अगर हमें कोई एक ऐसी ट्रैफिक मिली जिसे हमें लगे कि ये कमांड एंड कंट्रोल पे जा रही है, ठीक है, और वो डीएनएस रिक्वेस्ट कर रही है, हम उसे सिंक होल कर देते हैं, हम उसे एक ऐसे आईपी एड्रेस की तरफ भेज देते हैं, 127.0.0.0.1। अब हमारे पीसी में कमांड एंड कंट्रोल बैठा हुआ है, मगर वो जिस सर्वर को जाके चाइना में बताना चाह रहा है, या किसी और कंट्री में, रशिया में जाके बताना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कंट्री के पास कभी तक ही पहुंचेगा ही नहीं, ये डिलीवर हो गया या नहीं। ठीक है, तो और एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ऑडिट लॉग्स, और हनी पॉट्स। ठीक है ना, उन्होंने एक इंट्रूजन वन की किस्सा लिखा हुआ है कि किसी ने उन्हें अटैक करने की कोशिश की, एक उनका फेमस डिफेंस सेक्टर था, और रिकॉनेसेंस किया, उसने एक रेसिपेंट्स की लिस्ट निकाली, उसने पीडीएफ फाइल बनाई, उस पीडीएफ फाइल को जो सा एक ये रैंडमाइजेशन के लिए जो सा है एल्गोरिदम यूज किया, ताकि कोई भी एंटीवायरस पकड़ ना सके, किसी के पास उसका MD5 हैश ना हो, और उसके बाद उसने उसे डिलीवर कर दिया थ्रू द ईमेल। ठीक है, और एक्सप्लॉइटेशन में 2009-0658 ये उसने एक्सप्लॉइट की है किट। ये 2009 की कोई वल्नरेबिलिटी थी, जो पीडीएफ के अंदर उसको अलाउ करती थी, मिलिशियस पीडीएफ को कोई भी आर्बिट्रेरी कोड रन करने के लिए। जब भी आपने किसी भी सीवी की डिस्क्रिप्शन में आर्बिट्रेरी कोड देखना है ना, सबसे पहले उस वल्नरेबिलिटी को पैच करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको रूट किट एक्सेस मिल जाती है। फिर उसने अपने आप को इंस्टॉल किया, और ये तकरीबन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, HLP, ये तमाम फाइलों के नाम है, और ये उसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर एड्रेस था। एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव नॉट एप्लीकेबल, उन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट के अंदर डेफिनेटली उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद जो सा ये एक ऑफ द बुक हमने डिस्कशन शुरू की, आपको किल चेन के बारे में बता दिया कि हैक होते किस तरह, और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स क्या हैं। यानी ये लास्ट 3 स्लाइड्स जो सी है ना, 1 2 3, ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी बुक बात करती है पासवर्ड मैनेजमेंट की, कि आपके पास पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, की पास जो है आपके पास, KEY, की पास, ये की पास एक टूल आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, तो आप जो सा है
अपने पासवर्ड जो से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रख सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक अगर आपके यूज़र वीपीएन से एक्सेस कर रहे हैं तो उनके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग या डिस्ट्रक्शन के आपके पास जो है श्रेडर्स होने चाहिए। बल्कि कुछ कंट्रीज के अंदर लॉ ये कहता है कि अगर श्रेडिड डॉक्यूमेंट भी है तो वो डॉक्यूमेंट ही रहेगा, वो डिस्पोजिंग ऑफ इज नॉट श्रेडिंग, इवन क्रॉस श्रेडिंग। ठीक है, एक श्रेडिंग ये होती है कि आपका जो ये पेपर है वो यूं इस तरह स्ट्रेट स्ट्रिप्स में कट जाता है, क्रॉस श्रेडिंग होती है ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्टेड डीएनएस। रिफ्लेक्टेड डीएनएस क्या, कि ये मेरे पास एक मशीन है और ये मेरी मशीन है। ठीक है, और मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम है, ये विक्टिम है, थोड़ी देर में ट्राई कर रहा होगा। मैं ये जो सर्वर्स हैं इनको पास पैकेट भेज देता हूँ डीएनएस की क्यूरी के, और मैं कहता हूँ मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी जोन की ट्रांसफर चाहिए। ठीक है, ये वो सर्वर्स हैं जो जोन ट्रांसफर दे देते हैं आपको, या डीएनएस की बहुत बड़ी क्यूरी भेज देता हूँ। बहुत क्वेश्चन मेरा बहुत छोटा होगा, डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी डीएनएस की कमांड भेजनी है। और कहता हूँ कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस जो सा है ना वो ये है 1.1.1.1, और ये तमाम सर्वर रिप्लाई भेजते हैं इसे। मेरी तरफ से 1-1 किलोबाइट की क्यूरी गई है, मगर उसका रिप्लाई मेरे ख्याल में 100 किलोबाइट था, क्योंकि मैंने डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन इतनी मांगी है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा प्रोड्यूस हुआ, और वो सारे का सारा डाटा जो सा है इस बेचारे विक्टिम के पास जाना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक या रिफ्लेक्टेड डॉस अटैक। ठीक है, डॉस अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होगा, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस मिलकर काम कर रही होंगी। ये सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है कि मैं अब इनमें से किसी आईपी एड्रेस को ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन टाइप ऑफ अटैक है, ये एम्पलीफिकेशन डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक को गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी दौरान के इसी चीज़ के साथ मैंने आपको दिखाने के लिए ना एक वेबसाइट खोली हुई है विच इज़ कॉल्ड इम्परवा। इम्परवा जो सा है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स बनाती है, और इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है डॉस अटैक के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डेफिनेशन कि अटैक क्या होता है। और ये देखें ये इतने हिट्स पर सेकंड, इनको कितने हिट्स पर सेकंड मिल रहे हैं, और ये देखें ये 40+ हिट्स पर सेकंड आए हैं, जो सॉर्ट ऑफ बॉटनेट अटैक था। अच्छा, डॉस एंड डी डॉस अटैक की वो 3 टाइप्स करते हैं। वॉल्यूम बेस्ड अटैक जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक लाइक सिंक फ्लड हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर अटैक, इसके लिए आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है जो हल्का सा आपको वो कोई भी पैकेट भेजेंगे विच इज मेल फॉर्म्ड, आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर अटैक। कॉमन डॉस टाइप यूडीपी फ्लड, आईसीएमपी पिंग फ्लड, सिंक फ्लड, पिंग ऑफ डेथ, स्लो लोरिस। स्लो लोरिस इज लाइक बहुत टारगेटेड किस्म का अटैक होता है, आपके सर्वर को वेब सर्वर की तरफ होता है। ठीक है, एनटीपी एम्पलीफिकेशन अटैक या एनटीपी का एम्पलीफिकेशन अटैक, जिस तरह मैंने डीएनएस एम्पलीफिकेशन दिखाया इसमें नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है ना, attacking open NTP servers or can easily generate a devastating high bandwidth, high volume DOS attack. HTTP flood, ठीक है, जीरो डे DDoS, अगर कोई जीरो डे आया हुआ है। ठीक है, मोटिवेशन बिहाइंड द अटैक, आइडियोलॉजी, बिजनेस फ्यूड्स, बोर्डरोम। बोर्डरोम यानी स्क्रिप्ट की डीज से हैं, लाइक ये लो ऑर्बिट कैनन, बहुत कॉमन टूल है। खुदारा अगर आप यूरोप में बैठे हैं, गलती से भी ये खोल के किसी वेबसाइट की तरफ मुंह करके ना चला दीजिएगा। ठीक है, आ जाएंगे आपके घर। इम्परवा फिर आपको सोल्यूशन देती है बहुत डिफरेंट किस्म के, और वो आपके डॉस को जो सा है डाउन कर देती है, मगर उसके लिए फिर आपको इनके पास से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। आपका अगर वेब सर्वर है तो उसके सामने उनका डीएनएस लगाना पड़ता है। लाइक उर्दू आईटी अकेडमी के जो वेब सर्वर है उसके सामने क्लाउड फ्लेयर लगाया हुआ हम लोगों ने। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर हमारी डॉस प्रोटेक्शन करता है। 2 महीने पहले हमारे पे किसी ने डॉस अटैक करने की कोशिश की थी। ठीक है, अच्छा आर्प पॉइजनिंग। आर्प पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत डिफरेंट किस्म के टूल्स जो से अवेलेबल है मार्केट में जो ये कर देते हैं आर्प पॉइजनिंग। और आर्प पॉइजनिंग नॉर्मली जितने नेट कैफेज में आप जाएं और उनके वाईफाई से कनेक्ट करें, आप आर्प पॉइजन कर सकते हैं। और आर्प पॉइजनिंग जो सी बहुत डेंजरस किस्म की एक्टिविटी है, जिसके ज़रिए आप जो सा है वो मशीन के और राउटर के बीच में बैठ जाते हैं। आप एक्चुअली राउटर को जाके कहते हैं भैया ये जो मैक एड्रेस है ना, ये मेरा मैक एड्रेस है।
ठीक है, या इसकी सारी ट्रैफिक जो है मेरी तरफ भेज देनी है। तो वो स्विच क्या करता है, वो दो पैकेट्स उठा के एक आपकी तरफ भेज देता है, एक उस विक्टिम की तरफ भेज देता है, और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाती है। या और भी बहुत सारे तरीके कार हैं। आप डिफॉल्ट गेटवे, आप अपने स्विच को बताते हो डिफॉल्ट गेटवे मैं हूँ, तो वो डिफॉल्ट गेटवे आप बन जाते हो, ठीक है, वो मैन इन द मिडल अटैक होता है। तो आर पॉइजनिंग से बचने के लिए बहुत सारे तरीके कार हैं, ठीक है। आईपी आरपी इंस्पेक्शन आप इनेबल कर सकते हो अपने डिवाइसेस के ऊपर। उसके अलावा जो सा है व्हील एंड वन डिसेबल कर दें, ठीक है। किसी भी ट्रंक पोर्ट या अपलिंक के ऊपर ना करें, अपना सीडीपी डिसेबल कर दें। आपकी बुक ने उसके अंदर कोई 10-12 इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं इस टॉपिक को बस हल्का सा लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर बहुत डिटेल में आर्प पॉइजनिंग, डीएससीपी स्नूपिंग, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आपकी फिर बुक ने छोटे छोटे पैराग्राफ, ऑलमोस्ट हाफ अ पेज डिपेंडिंग अपॉन द साइज, स्पूफिंग अटैक क्या होता है कि आपने अपना मैक एड्रेस स्पूफ कर लिया, अपना आईपी एड्रेस स्पूफ कर लिया। लाइक अभी पीछे जो ये स्मर्फ अटैक की हम बात कर रहे थे, हमने विक्टिम का आईपी एड्रेस मूव किया है, यानी ये अटैकर ने राउटर को बताया कि ये तमाम डिवाइसेस को कांटेक्ट करें, लाइक पिंग के पैकेट भेज दो, और पिंग का रिप्लाई जो है वो बेचारा इसके पास आएगा। ये भी एक पिंग बेस्ड अटैक हो सकता है, ठीक है, जिसे भी हम एम्पलीफिकेशन अटैक कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो सा पासवर्ड अटैक के पासवर्ड को जो सा है गेस करने के लिए हाइड्रा है, और क्या है, एसक्यूएल रिकॉन है, मेरे ख्याल में हैशकैट भी है, हैशकैट था मेरे ख्याल में टूल का नाम, जॉन द रिपर है, ठीक है। और इसी तरह पासवर्ड रीसेटिंग के भी अटैक हैं, पासवर्ड क्रैकिंग के भी अटैक है, फिर रेनबो टेबल्स टाइप के अटैक हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में हैशकैट यूज होता है। इस तरह के बहुत सारे हैं। इसी तरह वायरलेस में आ जाएं अगर आप वायरलेस वर्ल्ड के अंदर, तो वायरलेस में भी बहुत सारे अटैक हैं। लाइक रोग एक्सेस पॉइंट आप लगा देते हैं, ठीक है। यानी अगर मेरे यहाँ पे UITA ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो आपको किसने ब्लॉक किया है कि आप यहाँ से केबल लेके उर्दू आईटी की एपी में प्लग इन करें, ठीक है, और यहाँ पे UITA ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दें। आप मैन इन द मिडल हो गए ना, ठीक है। यूजर को लग रहा है कि उसकी ट्रैफिक जा रही है, मगर उसकी ट्रैफिक आपके थ्रू जा रही है, और आप उसके बीच में एक डिजिटल सर्टिफिकेट इंसर्ट कर दें, और यूजर को एक वार्निंग आएगी, मगर वो कनेक्ट कर देगा। यूएस के अंदर जब भी आप जाएं, तमाम एयरपोर्ट्स पे वार्निंग आ रही होती है, डिजिटल सर्टिफिकेट। आप गूगल gmail.com खोलें, वहाँ पे सर्टिफिकेट आ रहा होता है शिकागो एयरपोर्ट का, इसका मतलब वो आपकी ट्रैफिक डिक्रिप्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। नो बडी कंप्लेन्स अबाउट इट, नो बडी डेयर टू कंप्लेन अबाउट इट, मुफ्त में यूज कर रहे हैं। जैम कर सकते हैं आप वायरलेस सिग्नल, इवन ट्विन अटैक कर सकते हैं, ठीक है, कि रोग एक्सेस पॉइंट बनाई, ठीक है, और आप वो उसी की डुप्लीकेट, जिस तरह क्लोनिंग होती है उस तरह का काम कर सकते हैं। ब्लू जैकिंग, लाइक आईवी अटैक, वेफ WPS अटैक, ये सारी चीज़ें जो सी आपकी बुक ने डिस्कस की हैं, मैं दो दो लाइनों के लिए उसे पढ़ लें। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लाइक प्रोटोकॉल की वीकनेसेस, मिसकॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर, मलिशियस सॉफ्टवेयर, API अब्यूजेस, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को मैं पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ आप OWASP पढ़ें, ठीक है, क्योंकि CCNA साइबर ऑप इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, CSRF क्या है। CSRF मेरे ख्याल में 2017 में निकाल दिया, क्योंकि मैं 3 साल से OWASP का मेंबर हूँ, पेड मेंबर हूँ, और तो मेरे पास जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स आती रहती हैं, बल्कि एक दो दफ़ा मैंने कंट्रीब्यूट भी करने की कोशिश की है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इनका डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल है ऑनलाइन, OWASP ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और ये हर साल जो है ना रिपोर्ट निकालते हैं कि दुनिया की वेबसाइट्स के अंदर जो वेबसाइट के अंदर जो मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी कौन सी है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स, ठीक है। अगर आप CEH वर्ल्ड से आ रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा पता होता है इसका, आपको ये सारी चीज़ें स्किप कर देते। मगर 2013 के अंदर ये लिस्ट थी, ठीक है, और 2017 के अंदर उन्होंने लिस्ट चेंज कर दी। लाइक इन्होंने ये दो चीज़ों को उठा के मर्ज कर दिया, CSRF को निकाल दिया, उनके नज़दीक ये वो नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। XML एक्सटर्नल एंटिटीज डाल दी, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन डाल दी, मुझे भी नहीं पता क्या है, और इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये देखा अब टेलीमेट्री, वो कहते हैं भाई अब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिंग आनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने लाइक व्हाट आर द एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क, के अटैकर होता है, वीकनेसेस होती है, कंट्रोल्स होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल किए होते हैं, फंक्शन और इम्पैक्ट, ठीक है। अटैकर ने अटैक किया, वीकनेसेस एक्सप्लॉइट की, वल्नरेबिलिटी होती है, फंक्शंस टेक्निकल इम्पैक्ट, फंक्शंस उसके स्टॉप कर दिए और बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। और उन्होंने फिर व्हाट इज माय रिस्क, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, और ये डिफरेंट किस्म के अटैक्स हैं, ठीक है। लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन के आपने यूजर ने पासवर्ड डाला और आपका यूजर ने पासवर्ड गलत है, उसके बावजूद आप एप्लीकेशन में आ जाते हो। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, APIs, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस,
एपीआई जो सी हैं, रेस्ट और सोप एपीआई जो आजकल हर हर कंपनी यूज कर रही है आजकल, एक्सएमएल एंटिटीज, पूरली कॉन्फ़िगर्ड एक्सएमएल प्रोसेसर्स, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको पता है, ठीक है ना। जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, ठीक है, और अनट्रस्टेड डाटा जो सा आ जाता है, तो वो आप क्या करते हो, आप यूजर को सिर्फ उर्दू आईटी अकेडमी का लिंक भेजते हो, मैं जिस तरह वो उसको क्लिक करता है, वो एक्चुअली उर्दू आईटी अकेडमी को हिट करके फौरन दूसरी वेबसाइट पे जाके ले जाता है, जो यूजर समझता है मैं उर्दू आईटी की वेबसाइट पे गया हूँ, मगर आपके ब्रांड की वो नहीं होती कि मैं क्या कह सकता हूँ, आपके ब्रांड को मिसयूज कर रहा होता है, ठीक है ना। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैकर को जो सा है वो स्क्रिप्ट अलाउ कर देती है ब्राउजर के ऊपर रन करना, ठीक है, और वो यूजर सेशन भी हाईजैक कर सकता है, वेबसाइट को भी डिफेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इनसिक्योर डिसीरियलाइजेशन ऑफन लीड टू द मोर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है उससे, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि A1 जो इंजेक्शन है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन जिस तरह ये सबसे बड़ी है, हमेशा पता नहीं शुरू से जब से मैं ओएस देख रहा हूँ ये टॉप पे है। अच्छा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन पे आगे हम लोग, एसक्यूएल इंजेक्शन अब ये अटैक है, उसने बताया कि अलाउ रिमोट सोर्स ऑफ डाटा टू बी इंजेक्टेड, फ्लॉ क्या किस तरह होते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी पूरी की पूरी डेटाबेस उठा के लेके जा सकता है, ठीक है। इज द एप्लीकेशन वल्नरेबल, किस तरह वल्नरेबल है, आप इस तरह अटैक सिनेरियोज उसने डिफाइन किए हुए हैं, हाउ टू प्रिवेंट अगेंस्ट देम, और रेफरेंस, ठीक है। इसी तरह ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, एक्सएक्सई, ब्रोकन एक्सेस, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दफा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ऑटोमेटेड टूल कैन डिटेक्ट एंड एक्सप्लॉइट द थ्री फॉर्म्स ऑफ एक्सेस। आप अगर आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है, से फॉर एग्जांपल सर्च का बॉक्स, आप सर्च के बॉक्स के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देंगे, जिस तरह यूजर उस यूआरएल को खोलेगा उसके पास पॉपअप विंडो आ जाएगी, ठीक है। अक्सर होता है ना, आप वेबसाइट पे जाते हो और आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाती है, और वो पॉपअप विंडो कहती है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, या आपका पीसी के अंदर मेलवेयर है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है। अगर उर्दू आईटी के एडमी के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, और किसी ने को आप ईमेल भेज दें कि ये उर्दू आईटी अकेडमी की तरफ से ईमेल है, या आप किसी तरह यूजर को उस लिंक पे क्लिक करा दें जिसके अंदर एम्बेडेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टेड अटैक है, तो यूजर के पास पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, और यूजर समझेगा उर्दू आईटी अकेडमी की तरफ से है, मगर वो हैकर की तरफ से होती है, ठीक है ना। वो विक्टिम के ब्राउजर की कुकीज भी निकाल सकता है, और भी बहुत सारी कुछ कर सकता है, ठीक है ना। ये देखें, इनपुट क्रिएट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रिंग मिल जाता है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हाइफन हाइफन, और उसके अंदर जो है आप अपनी वो पॉपअप विंडो का जो भी टेक्स्ट मैसेज है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप लोग ये सब जो से हैं इसको जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ovest.org में जाएंगे, वहां पे पड़ी हुई है 2017 की रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डीडॉस अटैक, क्वेश्चन टाइम, ठीक है। DOS attacks are launched from one host and DDoS attacks are launched from a multiple host. DOS attacks and DDoS attacks have no differences. DOS attacks are launched from one host. DDoS uses ICMP and DOS uses a UDP. आप में से जितने लोग आंसर ए सेलेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। डीडोस अटैक एक ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल लोकेशन से आ रहे होते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। डॉस अटैक एक ऐसा किस्म का अटैक होता है जिसको अटैक करना मुश्किल नहीं होता, जिसको स्टॉप करना मुश्किल नहीं होता, अगर वो एक ही आईपी एड्रेस से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो सा चैप्टर खत्म हो गया 13, और अब हमारे पास 14 चैप्टर रह गया जिसमें इवेजन टेक्निक्स हैं, ठीक है। मोस्टली थ्योरेटिकल है, मगर आई वुड ट्राई टू सी इफ देयर इज एनी प्रैक्टिकल। और लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम लोग जो सा है फाइनल प्रिपरेशन स्टेप्स पढ़ेंगे, 4 या 5 पेजेस का ये चैप्टर है इंशाल्लाह। उसको करने के बाद हमारी जो सी है 210 250 बुक ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम CCNA साइबर ऑप की दूसरी बुक की तरफ जाएंगे, विच इज़ हार्डली हार्डली मोस्टली थ्योरेटिकल, ठीक है। और इस अराउंड के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो कैसे रन होते हैं, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।